मैं हरिंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज से हम गैर लाभकारी संस्था का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो संस्था लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है उसे गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। तो इसलिए आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था का उदाहरण है? तो इसमें पुस्तकालय और विद्यालय होता है। तो आंसर आपका डी वाला होगा, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण वकील में भी आते हैं और मंदिर भी आते हैं और अस्पताल में भी आते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर व्यक्ति हैं? तो पेशेवर व्यक्ति आपको डॉक्टर भी होता है, वकील भी होता है, अभियंता भी होता है और आर्किटेक्ट भी होता है। आप देखिएगा उदाहरण में ये सभी होता है। तो इनमें से ई ऑप्शन सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसीयत को मानना चाहिए। तो वसीयत को हम लोग दायित्व मानते हैं। देखिए वसीयत क्या होता है? किसी मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार मिलता है। तो ये कभी कभी मिलता है, तो इसको हम लोग को दायित्व मानना चाहिए, ऑप्शन ए। आय व्यय खाता किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए आय व्यय खाता क्या होती है? आय व्यय खाता से हम अधिक के निकालते हैं या कमी निकालते हैं, सरप्लस या डिफिसिट, इसलिए यह नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता जस्ट लाइक कैश अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट में किसका लेन देन होता है? कैश का। तो इसलिए यह रियल अकाउंट में आएगा, यानी बी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड अधिविधि परिषद हैं। देखिए कोई भी गवर्नमेंट संस्था होती है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है, इसलिए इसको आप गैर व्यापारिक संस्था में रखिए, ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाभकारी संस्था की स्थिति में आय एवं व्यय खाता तैयार करने के लिए क्या आधार लिया जाता है? देखिए आय और व्यय खाता में आप जानते हैं नगद और उधार दोनों का होता है, इसलिए उपार्जन विधि या ऑप्शन ए पर मारिएगा। आय तथा व्यय खाता समान दिखाया जाता है। देखिए आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पहले ही बताया है कि अधिक या कमी को दर्शाएगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो सचिव को मानदेय का भुगतान को हम लोग आयगत व्यय में रखते हैं, क्योंकि यह किसी विशेष कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर संस्था के अंतर्गत शामिल हैं? तो पेशेवर संस्था के अंतर्गत शिक्षक संघ भी आते हैं, श्रम संघ भी आते हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इस पर डी मारिएगा, इनमें से सभी। किसी संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण और अपने सदस्यों की सेवा करना होता है, तो ऐसी संस्था को हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं, ऑप्शन ए। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत होता है चंदा, दान, सरकार से अनुदान और सहायता राशि, इसलिए ऑप्शन डी पर मारिएगा, इनमें से सभी। लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को क्या कहते हैं? देखिए लाभकारी संस्था है, तो लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को हम लोग शुद्ध लाभ या हानि बोलेंगे, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाभकारी संस्थाएं वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती हैं? तो देखिए प्राप्ति और भुगतान खाता भी तैयार करती है, आय व्यय खाता भी तैयार करती है और बैलेंस शीट भी तैयार करती है, इनमें से सभी पर मारिएगा। गैर व्यापारिक संस्था अपना हिसाब किताब किस प्रणाली के अंतर्गत रखती है? तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ही रखती है, आप ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन में ए मारिएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। तो आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि यह पूंजीगत प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? देखिए इसमें लाभ कमाने वाली संस्था कौन है? टेस्ला है,
तो इसलिए लाभ न कमाने वाली संस्था टेस्ला होगी, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहा जाता है, तो इसको हम लोग पूंजी निधि बोलेंगे, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय की आय की अधिकता को क्या कहा जाता है, यानी आप बोलेंगे इसको अधिशेष या अधिक्य, यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन आयगत प्राप्ति के उदाहरण हैं? तो आयगत प्राप्ति के उदाहरण इनमें से आपको चंदा होगा, तो ऑप्शन आप बी पे मारिएगा, चंदा पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार होता है? तो देखिए, आप जानते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रोकड़ को ही हम लोग आधार मानते हैं, जो पेमेंट करते हैं वह और जो रिसीव करते हैं वही लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन ए पे मारिएगा। उस खाता का नाम बताइए जो अलाभकारी संस्थाओं द्वारा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की जगह पर बनाए जाते हैं, तो उसे हम आय व्यय खाता बोलेंगे, यानी ऑप्शन ए पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्रास एक डैश मद है, तो गैर रोकड़ मद है। आप देखते होइएगा कि ह्रास क्या होता है, एक गैर रोकड़ मद है, इसलिए ऑप्शन सी पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस खाता का नाम लिखिए जो एक अलाभकारी संस्था की रोकड़ पुस्तक के लेन देन का वर्गीकृत सारांश प्रदर्शित करती हैं, तो उसको हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आयगत प्राप्तियां हैं? तो निवेश पर ब्याज, सरकार से अनुदान, प्रवेश शुल्क, यानी इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, आयगत प्राप्तियां होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉल का किराया कौन सी प्राप्तियां हैं? तो ये भी आपको आयगत प्राप्तियां ही होती हैं, यानी ऑप्शन आप बी पे मारिएगा, वही सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी विशेष कोष के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें से विशेष कोष के अंतर्गत आपको आएगी अप्रतिबंधित कोष आएगी, तो यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दान कितने प्रकार की होती है? तो दान आप जानते हैं 2 प्रकार की होती है, स्पेशल डोनेशन और जनरल डोनेशन। इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से जानते हैं, तो यानी ऑप्शन डी पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसीयत एक प्रकार का है डैश है जो मृत व्यक्ति इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होती है। तो देखिए, ये उपहार भी होता है और दान भी होता है, यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा, दोनों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबाड़ घास के विक्रय से प्राप्त राशि को किस खाते के किस पक्ष में दर्शाते हैं? तो यानी प्राप्ति और भुगतान खाता के प्राप्ति पक्ष में दर्शाएंगे, यानी ऑप्शन ए पर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, तो एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए मानदेय आयगत व्यय होता है, तो ऑप्शन आप बी पे मारिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुराने अखबारों की प्राप्ति होती है। देखिए, पुराने अखबार से आप उसको बेच के प्राप्ति कीजिएगा, उसको हम लोग आयगत प्राप्ति में ही रखते हैं, तो ऑप्शन बी पे मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, तो इसको हम दिखाएंगे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी ऑप्शन सी पे मारिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है, तो आजीवन सदस्यता शुल्क आपको पूंजीगत प्राप्ति में जाएंगे, यानी ऑप्शन ए पे मारिएगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वसीयत को मानना चाहिए, तो वसीयत भी हमको क्या है, पूंजीगत प्राप्ति होती है, जो मृत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार मिलती है, कभी कभी मिलती है, इसलिए ऑप्शन आप सी पे मारिएगा, यानी पूंजीगत प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बकाया चंदा है। देखिए, बकाया चंदा आपको संपत्तियां होती है, यानी ऑप्शन आप बी पे मारिएगा, क्योंकि चंदा बाकी जो रहता है वो मेरे लिए संपत्ति होता है, कभी ना कभी प्राप्त होता है जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि स्पष्ट कुछ नहीं दिया गया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप इसको आयगत प्राप्ति मानिएगा, यानी ऑप्शन ए पे मानिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है? देखिए, आप दान आय है, चंदा भी दान है, आय है, टिकट की बिक्री आय भी है, तो एंडोमेंट निधि ये आय नहीं होता, यानी ऑप्शन डी। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 8,000 रुपये और वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदा 6,000 रुपये है। तो आप इसको देख लीजिए, आएगा हमको आंसर सी 52,000 रुपया। इसमें भी वही क्वेश्चन है, 80,000 प्राप्त हुआ है, अंत में 20,000 बाकी रह गया है, तो आप दोनों को जोड़िए 2 लाख हो जाएगा, और अंत में एडवांस है इसलिए इसको घटा दीजिए, तो आपको आ जाएगा आपको 1,90,000 रुपया। उपभोग्य जन्य मदों की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियों को माना जाता है, तो आयगत प्राप्ति माना जाता है, यानी ऑप्शन आप बी पे मारिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी क्या है, चंदा 5,000 प्राप्त हुआ है, अग्रिम चंदा है अगले वर्ष के लिए 300 और इस साल का 400 बाकी है, यानी आपको 5100 आपको हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आय 16,000 और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300 है तो वह होगा, तो आप इसको जोड़ दीजिएगा, आपको 20,300 हो जाएगी। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा है। देखिए, विशेष उद्देश्य के लिए अगर चंदा भी प्राप्त होता है तो हम लोग उसको स्थिति विवरण में दिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन आप बी पे मारिएगा, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाता में जाएगी? देखिए, आप जानते हैं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग उधार का लेखा नहीं करते हैं, इसलिए आप क्या कीजिएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क पर मारिएगा, यानी सी पे मारिएगा। पूंजी कोष का क्या सूत्र होता है? तो पूंजी कोष आप जानते हैं पूंजी प्लस दायित्व होता है, यानी ऑप्शन आप बी पे मारिएगा, वही सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदे हैं। देखिए, कोई भी अगर आपको एडवांस मिला हुआ है चंदा तो आपके लिए दायित्व होता है, यानी ऑप्शन सी है। तो चलिए, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। चलिए, जय हिंद।